गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी चल रहा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुणधर्म। उसके अंदर कल की क्लास में भी हमने यही पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग आईई यानी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो परमाणु त्रिज्या के बाद में सेकंड चल रही थी अपनी आयरन ऊर्जा, और आयरन ऊर्जा में इससे पहले क्लास में भी हमने यही पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। उस वहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे जो कि आयरन ऊर्जा को प्रभावित करते थे। उसमें फर्स्ट था अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश, सेकंड पढ़ा था हमने प्रिरक्षण प्रभाव, और थर्ड पढ़ा था हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन तीनों के बाद में 3 कारक और भी हैं जो कि आयरन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तो बचे हुए जो 3 कारक हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा फोर्थ कारक रहेगा जो कि आयरन ऊर्जा को प्रभावित करता है, वो रहेगा हाफ filled and fulfilled सबसेल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कोष। ठीक है, उपकोष बोल देंगे यहाँ पे। तो ये रहेगा अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित उपकोष। ठीक है, ये किस प्रकार से आयरन ऊर्जा को प्रभावित करता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या रहेगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। जैसे कि हम पी ऑर्बिटल को लेकर के, पी सब सेल को लेकर के बात करते हैं। यदि पी सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो, पी सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि पी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कक्षकों की संख्या 3 होती है ना। ऐसे लिखते हैं हम कि पी सब सेल में होता है, पी अक्ष है, पी वाई है और पी जेड है, तो 3 है ना इनकी संख्या। तो और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3 में कितने होंगे, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जीरो मिनिमम, 0 से लेके मैक्सिमम 6 तक। तो P1 तो हो गया, P2, P3, P4, P5, P6। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हाफ फील्ड क्या होता है और फुल फील्ड है वो क्या होगा। तो P सब सेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इस कारण से प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे कि P सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेगी। अब देखिए यहाँ पे कि हाफ फील्ड क्या होता है और फुल फील्ड है वो क्या होगा। देखें इसमें पी वाले जो सब सेल के अंदर कम से कम 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ऐसे ये जो पी सब सेल में 3 है, इन तीनों पी एक्स, पी वाई और पी जेड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब इसको हम क्या बोल देंगे, वैकेंट बोल देंगे। यानी इस समय जब पी 0 होगा उस समय पी सब सेल क्या होगा, वैकेंट होगा, रिक्त होगा। P1 P2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एक आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 3 आ गए, अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो अधिकतम का आधा, अधिकतम 6, उसका आधा क्या होगा, 3। तो 3 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तब उसको क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे आधा भर गया। 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो बोलेंगे पूरा भर गया। एक कक्षक ये जो सब सेल है, उपकोष है पी, वो पूरा भर गया। 6 आने में बोलेंगे, लेकिन 3 ही आए हैं, तीनों में एक एक है, तो बोलेंगे कि आधा भर गया। आधा भरा हुआ है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, हाफ फील्ड बोल देते हैं कि आधा भरा हुआ। उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया, 6 आते ही हम बोलेंगे कि ये पूरा भर गया, पूरा भरा हुआ है, उसको हम क्या बोल देंगे, फुल फील्ड बोलते हैं। तो ये होते हैं इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये वैकेंट। ये जो बीच की कंडीशन होती है ना, P1 P2 P4 P5, ये क्या होती है, एसिमेट्रिकल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये वाले वेकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड तीनों ही क्या होते हैं, सिमेट्रिकल, सममित होते हैं। इसका मतलब तीनों एक, सिमेट्रिकल का मतलब होता है तीनों एक जैसे होंगे। वेकेंट है, वेकेंट में तीनों में क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीनों कक्षक एक जैसे हैं, तो बोल देंगे क्या है, सममित है। उसके बाद में P3 के अंदर क्या आ गया, इसके अंदर के तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों कक्षक एक जैसे हैं क्योंकि तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पे भी ये सममित है। P6 में क्या होगा, तीनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, तीनों कक्षक एक जैसी हैं, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी ये क्या है, सममित है। तो जो P सब सेल होता है अपना, वो 3 कंडीशन में क्या होता है, सममित, वेकेंट में, हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में। और अनसिमेट्रिकल, ये जो P1 P2 में क्या होता है, देखो
P1 में ये एक के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी बचे हुए खाली हैं। 2 में भी ये अनसिमेट्रिकल है, दो एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है। P4 में भी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक के पास 2 है। P5 में भी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ये भरे हुए हैं और ये खाली है। P6 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब आता है इसमें स्थायित्व की बात की, कौन सा अधिक स्थायी और कौन सा कम स्थायी है। तो देखें इसके अंदर जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं सममित वाले, सिमेट्रिकल अधिक स्थायी होंगे और अनसिमेट्रिकल है वो कम स्थायी होते हैं। पहली बात तो ये रखना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार के हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल वाले का स्थायित्व ज्यादा होगा और अनसिमेट्रिकल वाले का क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये वाले जो बचे हुए ना P1, P2, P4 और P5, ये चारों ही है क्या होंगे, कम स्थायी होंगे। किसकी तुलना में, P0, P3, P6, क्योंकि ये क्या है, वेकेंट, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है। अब इन तीनों में से अधिक स्थायी कौन सा है, यानी कि वेकेंट, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड तीनों ही क्या है, सममित है। इन तीनों में से कौन सा अधिक स्थायी है, तो देखेंगे सबसे अधिक स्थायी होता है फुल फिल्ड वाला, उससे कम स्थायी होता है हाफ फील्ड वाला और उससे कम स्थायी होता है वेकेंट वाला। आगे समझ में। तो सिमेट्रिकल वालों का स्थायित्व अनसिमेट्रिकल से अधिक रहेगा और सिमेट्रिकल सममित जो होते हैं, सममित में तीन प्रकार के होंगे, वेकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। अब इन तीनों में से अधिक स्थायी कौन सा हो, तो देखना सबसे ज्यादा होगा फुल फील्ड वाला, उससे कम हाफ फील्ड वाला और उससे कम वेकेंट वाला। और जिस कक्षक से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो यदि सिमेट्रिकल होगा तो हमें, सिमेट्रिकल होगा तो वो अधिक स्थायी होगा। अधिक स्थायी स्टेबिलिटी ऑर्डर ही देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व का क्रम ही देख रहे हैं, ठीक है। तो जो कक्षक जिसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आयन ऊर्जा दे करके, यदि वो कक्षक सममित होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। देखें इसके अंदर क्या रहेगा, इतना लिख लिया होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सममित का ज्यादा होगा, असममित का स्थायित्व कम होगा। और सममित वालों में P6 सबसे ज्यादा फुल फील्ड का, उससे कम हाफ फील्ड और उससे कम, आप ये लिख लेना, फुल फील्ड सबसे अधिक स्थायी, उससे कम हाफ फील्ड यानी अर्धपूरित और सब उससे कम होता है रिक्त कक्षक, और उसके बाद आते हैं असममित कक्षक। अब ये देखें, उसके बाद में आप नीचे नोट लगा के क्या लिखोगे, नोट लगा के लिखना कि जिस कक्षक से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो कक्षक जितना अधिक स्थायी होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा है वो देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समानुपाती आयनन ऊर्जा। ये बना लिया होगा आपने, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, नोट लगा के सबसे पहले रिलेशन लिख लो इसके अंदर कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समानुपाती आयनन ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका स्थायित्व जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्थायित्व जितना अधिक होगा उस कक्षक में से या उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो ऊर्जा दे रहे हैं वही क्या होती है, आयनन ऊर्जा होती है। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखें, ये याद रखना कि फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, तो उसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक रहेगी, उससे कम रहेगी हाफ फील्ड वाले की, उससे कम रहेगी वेकेंट वाले की, क्योंकि वेकेंट वाले में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। उसके बाद में आते हैं अनसिमेट्रिकल वाले। अब इसके अंदर एक एग्जांपल देखो आप, जैसे कि एक तो है नाइट्रोजन और एक होता है इसमें ऑक्सीजन, इन दोनों में से कौन से की आयनन ऊर्जा है वो अधिक होगी। याद रखना कि जिस कक्षक से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो कक्षक जितना स्थायी होगा उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान उतना ही क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और स्थायित्व का क्रम बता ही दिया, सबसे ज्यादा होगा फुल फील्ड वाला स्थायी और उससे कम रहेगा हाफ फील्ड वाला।
और उससे कम रहेंगे ये आपके जो अनसिमेट्रिकल वाले ना, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं बनाते हैं, वो सारे किस में आएंगे, अनसिमेट्रिकल में आएंगे, और ये दोनों किस में आते हैं, सिमेट्रिकल के अंदर। आगे समझ में आपके अंदर। उसके बाद देखिए आप अब ये एग्जाम्पल देख लो। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या था, 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन वाले में आएगा 1s2 2s2 2p4। इसमें क्या है p3 और इसमें क्या है p4, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब p3 बनता है तो इसका मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड है, और p4 बनता है, p4 ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल है। अब अपने को पता है कि हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी अनसिमेट्रिकल से ज़्यादा होगी, तो p3 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान p4 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो p3 वाले की आयनन ऊर्जा ज़्यादा, p3 वाला किस में है, नाइट्रोजन में। इस कारण से नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है वो यहाँ पे ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। इसी कारण से नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो हाफ फील्ड से निकाल रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या, इसी कारण से नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो ऑक्सीजन से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा भी इसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन वाले की स्टेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि p4 है, p4 में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो p4 क्या होता है, अनसिमेट्रिकल, असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाएगा, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये होता है इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी का फैक्टर की किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। यदि दो हों, एक में से हम फुल फील्ड में से निकाल रहे हैं और एक में से हाफ फील्ड में से निकाल रहे हैं, तो फुल फील्ड वाले की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी और हाफ फील्ड वाले की आयनन ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी। यही इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, और इनके आयनन ऊर्जा का ऑर्डर है वो भी यही रहेगा। उसके बाद देखो फिफ्थ फैक्टर क्या रहेगा इसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिफ्थ फैक्टर रहेगा इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे डिंगसी क्वांटम संख्या। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा इसे डिंगसी क्वांटम संख्या। प्रदर्शित करेंगे इसको स्मॉल एल से, डिंगसी क्वांटम संख्या को देखेंगे किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसके अंदर देखो आप कि जिस परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए डिंगसी क्वांटम संख्या का मान जितना ज्यादा होगा, वहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। देखें इसमें क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्वांटम संख्या उसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 यहाँ तक देख लिया। तो 0 वाले के लिए ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, s, 1 होगी तो p, और 2 होने पर d, और 3 होने पे f। ये होते हैं ऑर्बिटल्स, यानी s के लिए, s सब सेल के लिए 0 होती है वैल्यू, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। देखो आप ये टेबल याद रखें। तो ये देखें इसके साथ साथ में आपको पता है s की तुलना में p का साइज बड़ा होता है, यानी कि जो परमाणु होता है एटम, उसमें जो न्यूक्लियस है उसके पास में होता है s वाला, ये s हो गया, ये p हो गया। अब d वाला है वो इससे भी बड़ा हो गया, और f वाला है वो इससे भी बड़ा हो गया। अब देखें आप, इसके लिए l के लिए 0 है, इस साइड चल रहे हैं SPDF की तरफ, तो बढ़ती जा रही है l की वैल्यू। l की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में साइज है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नाभिक से दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उनका आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पे कम होता जाएगा। जब वो आकर्षण बल कम होता जाएगा तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि डिंगसी क्वांटम संख्या का मान, ये आप एक साइड बना लेना। ठीक है, डिंगसी क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ साथ
कक्षकों की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, जिससे उस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा, जिससे हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कम मात्रा में देनी पड़ेगी, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान है वो कम हो जाता है। ऐसा लिखा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। डिंगसी क्वांटम संख्या L विद कर्मानुपाती आयनन ऊर्जा, ये रिलेशन होता है इसके बीच में। डिंगसी क्वांटम संख्या का मान जितना ज्यादा होगा वो कक्षक नाभिक से या उस कक्षक का इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर होगा, जिससे उस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल उतना ही कम लगेगा, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी ऊर्जा देने पर बाहर निकाल सकते हैं, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रहेगा रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, L की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान है वो कम होता जाता है। ये रहेगा इसमें पांचवा फैक्टर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद में देखें इसमें सिक्स फैक्टर है वो अपना क्या रहेगा 6 नंबर पे। इसमें लिखा जाएगा आयन पर कुल आवेश, चार्ज ऑन आयन, ये लिख सकते हैं। तो 6 नंबर पे हम इसके अंदर लिख देंगे चार्ज ऑन आयन। एटम वाला तो हो गया, एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जेड इफेक्टिव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये सब एटम के लिए। अब आयन्स पे देखते हैं हम कि आयन पे चार्ज है वो किस प्रकार से आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। देखें इसके अंदर आयन पे चार्ज, आयन है वो दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा केटाइन और दूसरे होंगे एनाइन। केटाइन पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और एनाइन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप यहीं पे ऐसे बना लेना चार्ज और आयन पे कि जो आयन्स हैं वो दो प्रकार के होंगे, केटाइंस और एनाइंस। और केटाइंस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और एनाइंस पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब देखिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है वो साइज से कैसे रिलेट करता है। तो इसमें हमने पीछे पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ने के साथ साथ में साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। ये रिलेशन होता है साइज के बीच में, साइज से रिलेट करके पढ़ना इसको। और नेगेटिव चार्ज और साइज में क्या रिलेशन होता है कि नेगेटिव चार्ज है वो साइज के क्या होता है समानुपाती होगा, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज के टाइनों का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज कम होती जाएगी। साइज कम होती जाएगी तो नाभिक और बाह्यतम का उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी, साइज कम होगी तो नाभिक के प्रोटॉन और बाह्यतम को उसके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होती जाएगी। दूरी कम होती जाएगी तो इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता जाएगा, यानी ये प्रोटॉन का जो आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ता जाएगा, जिससे हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि जब प्रोटॉन का आकर्षण इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो अधिक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होगी, साइज कम होगी तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी कम होगी तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो आयनन ऊर्जा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा है उसका मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है आयनन ऊर्जा उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये रिलेशन निकल गया केटाइंस के लिए। जैसे जैसे केटाइन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज कम होती जाएगी, और साइज है वो आयनन ऊर्जा के वैसे भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज वाला देखते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले में देखो नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज एनायनों ऋणायनों पे होगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी,
साइज बढ़ते जाने से नाभिक का प्रोटॉन और बाह्यतम पोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा दे करके, यानी जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात इसकी आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से दूर हो जाएगा तो इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम हो जाएगा, कम आकर्षण होने से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही आसानी से बाहर निकल जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से आयनन ऊर्जा कम हो रही है, तो रिलेशन क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज विद कर्मानुपाती आयनन ऊर्जा, अर्थात जैसे जैसे इसमें लिखना, अर्थात जैसे जैसे एनायनों पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी, एनायन की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसके अंदर वैसे वैसे क्या होगा, इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ेगी, तो इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही आसानी से बाहर निकल जाएगा, अर्थात इसकी आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसे बाहर निकालने के लिए हम जो ऊर्जा दे रहे हैं ना थोड़ी सी, वही क्या होती है, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको साइज से रिलेट करना चार्ज को, उसके बाद में आपको आयनन ऊर्जा से रिलेट करना है। ये रहेंगे आपके फैक्टर अफेक्टिंग आयनन ऊर्जा, यानी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं इस प्रकार से। इसके बाद हम कल की क्लास में 6 कारक थे जो इसको प्रभावित कर रहे थे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स ऑफ आईई इन पीरियोडिक टेबल, ये रहेगा अपना कल का टॉपिक, ट्रेंड्स ऑफ आईई इन पीरियोडिक टेबल, यानी आयनन आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा की प्रवृत्ति है वो कैसे रहेगी। जैसे हमने परमाणु त्रिज्या को पढ़ा था वैसे ही आयनन ऊर्जा वर्ग में किस प्रकार से होती है चेंज और आवर्त में किस प्रकार से चेंज होती है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।